नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी और जियोग्राफी का जो टॉपिक था इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ साथियों, जिसमें हमने कल किस आधार पर अपन जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं जानकारी, जिसमें अपन अननेचुरल सोर्सेज जो इनडायरेक्टली साधन थे, टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर के आधार पर हमने बातचीत की थी। उसके अलावा हमने वल्केनो, अर्थक्वेक, भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में, प्रमुख परिकल्पनाओं के बारे में बातचीत की थी। आज अपन साथियों बात करेंगे पृथ्वी की जो रासायनिक रूप से जो संरचना है, अंदर आंतरिक जो रासायनिक संरचना वो किस प्रकार की है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। और आज हमारा यह टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। और मैं ऐसा मान रहा हूं साथियों कि इसको देखने के बाद जो है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कोई सवाल बचेगा नहीं। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है साथियों तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें और इस मित्र का हौसला बढ़ाएं। चलिए हम बात करें दोस्तों पृथ्वी की रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना की अगर हम बात करें दोस्तों तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सर्वाधिक साक्ष्य जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों अपन जो प्राप्त होता है वो है साथियों भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, सिस्मोलॉजी जो के माध्यम से अपन प्राप्त करते हैं। इसमें दोस्तों भूकंपीय तरंगों की गति यानी उसके वेग और उसके भ्रमण पथ के आधार पर अपन पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार की है। अगर अपन बात करें दोस्तों भूकंपीय तरंगों की गति व उसके भ्रमण पथ जो है वो दोस्तों भूकंपीय तरंगे जो है सीधी न चल करके वक्राकार मार्ग के पथ में अनुसरण करती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है समान सभी जगह समान रूप से नहीं है, उसके घनत्व में अंतर है। इसलिए दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है असमान है। चलिए इसी भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर और उसके वेग और भ्रमण पथ के आधार पर साथियों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जो है अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अलग अलग विद्वानों ने भी अलग अलग नाम से समझाया साथियों। सामान्य रूप में इसको 3 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला नाम है भूपर्पटी। भूपर्पटी। दूसरा नाम इसको दोस्तों क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है दोस्तों वो है मेंटल। इसी को दोस्तों अपन प्रावार भी कहते हैं। तीसरा जो है साथियों वो है क्रोड या कोर, इसको क्रोर भी कह सकते हैं या अंतरतम के नाम से भी जाना जाता है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए साथियों। लिखा हुआ मैटर हर जगह बाजारों में भरा हुआ पड़ा है, बहुत सी किताबें आपको मिल जाएगी, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, बस मेरा यही मानना है। भूपर्पटी क्या होती है, मेंटल क्या होता है और क्रोड क्या होता है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझा दूं दोस्तों, इसी भूपर्पटी को कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। इसी को मेंटल को दोस्तों कहते हैं सीमा और इस अंतरतम को नीपे के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों को अपन रासायनिक संरचना को समझने के लिए इन तीनों की जानकारी होना जरूरी है। हम एक एक पर बातचीत करेंगे। भूपर्पटी क्या होती है, मेंटल क्या होता है और कोर क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों भूपर्पटी की। भूपर्पटी क्या होती है? इसे कहते हैं क्रस्ट। पृथ्वी का ऊपरी भाग जो दोस्तों सामान्य रूप में 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो भाग होता है उसे अपन भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। इसका जो घनत्व होता है दोस्तों वो 2.7 से 2.9 होता है। सामान्य रूप में इसका घनत्व 2.7 से 2.9 और निचली पर्पटी यानी पर्पटी की अंतिम सीमा जो होती है उसका घनत्व आपको पता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है तो घनत्व में तापमान बढ़ता है, तो निचली पर्पटी का घनत्व 3 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगली बात में बात करूं तो भूपर्पटी जो होती है मुख्य रूप से सिलिका और
एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। सिलिका को कहते हैं SI का सिंबल और एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए साथियों एल्यूमिनियम का AL सिंबल होता है। SiAl को पास में लिखते हैं तो बनता है सियाल, इसलिए भूपर्पटीय क्रस्ट को सियाल के नाम से जाना जाता है। सियाल का जो भाग है दोस्तों वो अपन भूकंपीय तरंगों के आधार पर कह सकते हैं कि ऊपरी इसका जो भाग है वो ठोस है, क्योंकि इसमें प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी तरंग जो मैंने कल आपको बताई थी P और S जो है आसानी से इसको पार करती है, इसमें चलती है। इसका मतलब यह है कि यह भाग जो है सॉलिड रूप में, ठोस रूप में है, लेकिन इस पर जो है दबाव के कारण इसका घनत्व जो है निरंतर बढ़ रहा है। इसमें दोस्तों अपन जब गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान भी बढ़ रहा है, क्योंकि इस परत में रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता है। अगली मैं बात करूं आपके सामने तो दोस्तों पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की जो संरचना है वो प्याज के समान परतदार है, प्याज के समान परतदार है। पृथ्वी की ऊपरी भाग जो है दोस्तों वो अवसाद से निर्मित है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसका निचली जो परत है वो ग्रेनाइट चट्टानों की विद्यमानता है, ग्रेनाइट चट्टान, और निचली क्रस्ट में दोस्तों बेसाल्टीय चट्टानें हैं, सारीय चट्टानों की अधिकता है। ध्यान रखिएगा साथियों, पृथ्वी की जो ऊपरी परत जो है सियाल जो है इन्हीं से महाद्वीपों की रचना हुई है। महाद्वीपों की उत्पत्ति के पीछे इसी सियाल का ही भाग है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है, जो कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। यह होती है हमारी भूपर्पटी दोस्तों, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए, इसमें P व S तरंगे आसानी से गुजर जाती है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी अब इस पृथ्वी की जो ये जो परतें हैं इस परत को भी दो उप विभागों में विभाजित करते हैं, जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। दोस्तों मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं साथियों, ध्यान से सुनना। यह जो होती है 0 से 100 किलोमीटर मान लो क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट को अपन दो भागों में बांट देंगे, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, यह दोस्तों ये जो पृथ्वी जो होती है, ध्यान, यह बाहरी परत, यह मध्यवर्ती परत और यह आंतरिक परत। यह होता है क्रोड, यह होता है क्रोड, यह होती है मेंटल, और यह बाहरी परत जो है, ये बाहर वाली जो परत होती है साथियों, इसको अपन कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। चलिए, तो इसको दोस्तों ऊपरी क्रस्ट में, निचली क्रस्ट में बांटा जाता है। एक परत से दूसरी परत में दोस्तों जब अपन बात करते, विचरण करते हैं, तो दोनों परतों की रासायनिक संरचना में, भौतिक संरचना की जो प्रकृति के जो गुण हैं उनमें दोस्तों विभिन्नताएं आ जाती है। इसलिए इस परत, इसकी एक, इन दोनों परतों के बीच में हर दोस्तों ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी करोड़ और निचला करोड़, इसको उप विभागों में बांटा जाएगा। इनके बीच एक सीमा रेखा बना दी जाती है जिसको अपन डिसकंटिन्यूटी या असांतत्य या असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, और उसको अलग अलग भूवैज्ञानिकों के नाम पर इनको अलग अलग नाम से जाना गया। तो इन निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में जो होगा उसको कोनार्ड असांतत्य के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों ऊपरी परत से निचली परत की ओर जाते हैं तो घनत्व में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जहां जहां पर घनत्व में विभिन्नताएं होती है उस तल को एक अलग स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, एनोमली प्लेन, यानी असंगति तल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप जरूर याद रखें। सामान्य रूप में इस ऊपरी क्रस्ट के जो ये जो क्रस्ट वाला भाग है 0 से 100 किलोमीटर, इसको दोस्तों लिथोस्फीयर, स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यह हुई हमारी क्रस्ट। अगली बात करेंगे साथियों अपन मेंटल की। मेंटल की जो गहराई होती है वो 100 से लेकर दोस्तों 2900 किलोमीटर के होती है। दूसरा है दोस्तों अपन पढ़ेंगे मेंटल। मेंटल क्या होता है देखिए, मेंटल को प्रावार भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। मेंटल, सबसे पहली बात तो पृथ्वी का
इस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात दोस्तों, ज्वालामुखी से जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्राप्ति होती है, वो ज्वालामुखी का जो लावा जो है दोस्तों, आंतरिक मैग्मा बाहर आकर लावा के नाम से जाना जाता है। यह लावा जो होता है इसी मेंटल वाले भाग से बाहर आता है। तीसरी बात दोस्तों, जो मैं बात आपके सामने रखूंगा, मेंटल का ऊपरी भाग और निचली क्रस्ट जो है, यानी 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक जो है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर अपन कहते हैं कि वहां पर जो तरंगे हैं उनकी गति मंद पड़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है आंशिक रूप से पिघला हुआ अवस्था में है या फ्लेक्सिबल है साथियों, द्रवित अवस्था में है। ध्यान रखिएगा, इसलिए इस क्षेत्र को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसी क्षेत्र को निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि दुर्बल होने के कारण यानी द्रवित अवस्था में होने के कारण तरंगों की गति जो है मंद पड़ जाती है, इसलिए इसको LVZ यानी लो वेलोसिटी जोन, निम्न गति का मंडल कहते हैं। निम्न गति का मंडल इसी को कहते हैं अपन, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है दोस्तों, मेंटल जो है यह सिलिका प्लस मैग्नीशियम के और कैल्शियम के सिलिकेट से मिलकर बनी है, इसलिए इसको सीमा परत के नाम से जाता है। कैसे दोस्तों, देखो सिलिका यानी कि सिलिका जो है दोस्तों वो होती है Si और मैग्नीशियम का मतलब होता है Ma, तो सीमा यानी Si और Ma मिलेंगे तो सीमा बन जाएगी। सीमा इस परत के नाम को अपन कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मेंटल को भी अपन मेंटल में जब जाते हैं आंतरिक भाग में, तो घनत्व जो है साथियों अचानक बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेंटल का ऊपरी निचला भाग और क्रोड के ऊपरी भाग के क्षेत्र में घनत्व जो है अचानक बढ़ जाता है। उस दोस्तों क्षेत्र को पायरोस्फीयर के नाम से अपन जाना जाता है, क्योंकि अत्यधिक दबाव के कारण घनत्व बढ़ रहा है। अब दोस्तों अपन बात करें इस मेंटल की, तो मेंटल की जो गहराई है साथियों वो 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर मानी जाती है, जिनको अपन 2 उप विभागों में विभाजित करेंगे। अभी मैं आपके सामने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा साथियों, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेंटल जो होता है दोस्तों, उसको अपन जो है 2 भागों में विभाजित करेंगे ऐसे, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसे अपन कहते हैं LVZ जोन, लो ऑफ वेलोसिटी जोन। इसको ध्यान रखें, निम्न गति का मंडल, यह दुर्बलता मंडल होता है। फिर दोस्तों ये जो है 2900 किलोमीटर तक जो एरिया होता है यह मेंटल को माना जाता है। ध्यान रखना, अपन अभी डिसकंटिन्यूटी जोन जो है वो अलग से आपको याद करवा देंगे, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे अपन बात करें दोस्तों, तो यह जो है डीप है यानी क्रोड की अपन जो बात करूं, तीसरा जो है क्रोड, इसको अपन डीप भी कहते हैं, अंतरतम भी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग जो होता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी का अर्धव्यास 6371 या 6378, कहीं पर 71 मिलेगा, कहीं पर 78 किलोमीटर मिलेगा साथियों, वहां तक होता है। इसको भी अपन 2 भागों में बांटेंगे, बाहरी क्रोड यानी ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसको भी अपन 2 भागों में बांटते हैं। यहां पर दोस्तों घनत्व की बहुत अधिकता होती है, 11 से 13 किलोमीटर तक जो है 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है घनत्व हो जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो क्रोड जो है भारी पदार्थों से, चुंबकीय गुण वाले पदार्थों से, लोहा और यानी निकल और फेरस से मिलकर बना होने के कारण इसको डीप के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो ये भारी पदार्थों से बने हुए जो
जो हम सिद्ध करते हैं वो पृथ्वी के दोस्तों गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चुंबकत्व की उपस्थिति के कारण इसको अपन सिद्ध कर पाते हैं। यानी ये बाहरी पदार्थों से होने के कारण इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति को आकर्षित करता है। तो यह तो दोस्तों है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब दोस्तों अपन बात करें तो देखिए, इसको समझने से पहले दोस्तों आपको पहले वाला चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। अब देखो अपन बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है साथियों, इसे अपन कहते हैं क्रस्ट, इसे अपन क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई जो होती है वो 100 किलोमीटर मानी जाती है। इसके अंदर वाली जो परत होती है दोस्तों उसको अपन कहेंगे, आप चित्र पर ज्यादा ध्यान दें, इसको अपन कहेंगे दोस्तों मेंटल, मेंटल कहेंगे दोस्तों, मेंटल प्रावार जिन्हें। और यह जो होती है दोस्तों 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाली होती है। इसके आंतरिक वाली जो भाग होती है वो होती है करोड़, वो होता है करोड़, और यह होता है 6371 किलोमीटर। समझ में आ गई। इसका जो घनत्व है साथियों 2.7 से 2.9 होता है, 2.7 से 2.9। इसका जो द्रव्यमान होता है साथियों वो मात्र 0.2% ही होता है। इसका जो घनत्व है दोस्तों वो 3 से लेकर 5.5 तक हो जाता है। और निचले का मेंटल का घनत्व की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों 5 से लेकर के 10 तक भी हो जाता है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 होता है। और दोस्तों इनका जो द्रव्यमान और इनका क्रस्ट का जो आयतन है वो 0.5% होता है दोस्तों फैलाव। जबकि मेंटल जो है हम अलग से समझा देंगे। मेंटल जो है दोस्तों इसका घनत्व जो है वो तो होता है 5.5 से 3 से लेकर के 5.5 तक। निचले मेंटल का घनत्व 5 से 10 हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनका जो द्रव्यमान है वो सबसे ज्यादा होता है 67.8% है दोस्तों मेंटल का द्रव्यमान। और आयतन जो है मेंटल का वो है 83.5% दोस्तों। सबसे ज्यादा आयतन और द्रव्यमान मेंटल का ही होता है। फिर अपन बात करें करोड़ की दोस्तों, करोड़ जो है पृथ्वी का सबसे अंतरतम भाग होता है जो भारी ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। दोस्तों जिन पदार्थों में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वो होता है अम्लीय, और जिनमें कम होती है वो होती है क्षारीय। पृथ्वी की ऊपरी परत से गहराई की ओर जाएंगे तो सिलिका की मात्रा घटती जाती है, इसलिए करोड़ में सिलिका की मात्रा की उपस्थिति नहीं होती, मेंटल में कम होती है, इसलिए ये क्षारीय पदार्थों से बना हुआ है। जबकि क्रस्ट में ज्यादा है, इनमें मिले हुए पदार्थ जो है वो अम्लीय गुणों वाले होते हैं। करोड़ का जो दोस्तों घनत्व जो होता है वो 10 से लेकर के 13 तक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनका घनत्व बढ़ने के मुख्य कारण दो, ये भारी सिलिकेट पदार्थों, भारी पदार्थों से निर्मित होना, ठोस पदार्थों से। अब दोस्तों में अगर बात करें आपके सामने तो इनका द्रव्यमान जो होता है वो अपन अलग से समझ लेते हैं, आपको देखिएगा। अब दोस्तों इसी चित्र का एक आपने कभी कभी देखा होगा, ऐसा चित्र देखा होगा। यह जो होता है साथियों यह इसी चित्र का एक कटा हुआ ऐसा भाग होता है दोस्तों, इसी चित्र का एक काट होती है। हम इस चित्र पर ध्यान रखें। हम बात करें इस चित्र की तो देखिए पृथ्वी की दोस्तों ये सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो दायरा होता है उसको अपन मानेंगे क्रस्ट। क्रस्ट कहेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्रस्ट कहेंगे साथियों, क्रस्ट या भू परपट्टी। यह जो है अवसाद और ग्रेनाइट से निर्मित होती है, ठीक है। सबसे ऊपर दोस्तों अवसादी चट्टानें ही होती है। महासागरों में इनकी गहराई कम होती है, महाद्वीपों में इनकी गहराई ज्यादा होती है। यह इनमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होने का जिसको सियाल कहते हैं। महाद्वीप इसी से बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इस परत को दो भागों में बांटा जाएगा, दो परत में बांटा जाएगा। मैं साइड में एक चित्र बना रहा हूं और दोस्तों इसको आप समझिएगा। देखिए यह जो दो परतें हैं साथियों सियाल की, इस दो परत के बीच वाली जो है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसको असंबद्धता क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो इस पहली का नाम है कोनार्ड असंबद्धता। इसको आप रट ही लेना दोस्तों। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच वाली असांतत्य को कोनार्ड असांतत्य के नाम जाना जाएगा। वापस आएगी इस चित्र पर 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे अपन दुर्बलता मंडल, आंशिक रूप से द्रवित अवस्था में होने का इसको दुर्बलता मंडल के नाम से जानता है। पृथ्वी पर आने वाले ज्वालामुखी ज्यादातर यही से आते हैं, इसको मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है।
किस आधार पर कहते हैं कि यह दोस्तों दुर्बल अवस्था में है यानी द्रवित अवस्था में है? तो यहां पर तरंगों की जो गति है वो मंद पड़ जाती है। दोस्तों तरंगों की गति को आप किस प्रकार समझेंगे, देखिए यह क्रस्ट हो गई, यह दोस्तों अगर अपन इस आधार पर बात करें दोस्तों तो भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है वो इस प्रकार दोस्तों ऐसे वक्राकार होती है। ध्यान रखना, ऐसे सीधी नहीं चलती, ऐसे सीधी नहीं चलती। तो दोस्तों इस आधार पर आते आते अपन बात करें तो यह जो गति, इनकी गति है जो मुड़ जाती है, वक्राकार हो जाती है, मंद हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो आते हैं करोड़ में तो वापस देख, यहाँ पर जो गति है इनकी मंद पड़ जाती है, जबकि ये करोड़ में वापस प्राइमरी तरंगों की गति जो है चलती है। इस आधार पर अपन तरंगों के आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला तो यह दुर्बलता मंडल साथियों। अब इससे आगे अपन बात करें तो 2900 किलोमीटर जो तक होता है यह मेंटल ही होता है। 2900 किलोमीटर तक होता है, वो होता है मेंटल। ध्यान रखना 700 किलोमीटर तक दोस्तों जो है इसको एक असांतत्य क्षेत्र में बांटा जाएगा, जिसको ऊपरी मेंटल व निचला मेंटल के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों यह तो हुआ निचली क्रस्ट और यह ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच की जो यह सीमा हुई, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में हुई कोनार्ड असांतत्य। निचली क्रस्ट या परपट्टी दोनों एक ही चीज है, और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच की जो ये सीमा होती है दोस्तों, निचली क्रस्ट ये हो गई और इन दोनों के बीच की जो सीमा हुई इसको अपन कहते हैं मोह असांतत्य। मोह असांतत्य आप समझिएगा दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में होती है कोनार्ड असांतत्य, और निचली क्रस्ट जहां पर क्रस्ट का अंत होता है तो परपट्टी ही समझिए, और मेंटल की ऊपरी सीमा ऐसा एग्जामिनर लिख सकता है कि भू परपट्टी या मेंटल के बीच या निचली परपट्टी और ऊपरी मेंटल के बीच की जो सीमा होती है उसे कहते हैं मोह असांतत्य। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे अपन बात करें तो इसमें जो है घनत्व की अधिकता हो जाती है। आगे अपन बात करें तो 2900 से लेकर के दोस्तों निचला भाग जो होता है करोड़, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, 5150 किलोमीटर और 6371 किलोमीटर। इसको जब अपन दो भागों में बांटेंगे, यह दोस्तों ऊपरी मेंटल था, यह निचला मेंटल, बीच वाली जो सीमा होती है दोस्तों इसको कहते हैं रेपिटी असांतत्य। रेपिटी असांतत्य। फिर दोस्तों यह हो गया ऊपरी करोड़ और यह निचली करोड़। ध्यान रखना, निचला मेंटल व ऊपरी करोड़ के बीच में विचर्ट गुटेनबर्ग असांतत्य होती है। विचर्ट गुटेनबर्ग असांतत्य होती है दोस्तों। यहां पर एक ऐसा मोड़ आता है कि दोस्तों एस तरंग जो होती है बिल्कुल लुप्त हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के इस भाग में बिल्कुल द्रवित अवस्था में मैग्मा है, क्योंकि एस तरंगे लुप्त हो गई। इसका मतलब यहां हुआ कि एस तरंगे ठोस गति में संचरण नहीं करती, और दोस्तों यहां पर जो है ठोस भाग नहीं है। नीचे वाले भाग को दोस्तों ऊपरी करोड़ और निचले करोड़ के बीच वाले क्षेत्र को लेहमैन के नाम से जाना जाता है। तो यह होती है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात। चलिए आपको मैं वापस रिपीट करवा देता हूं, देखिए समझिएगा। इस बॉक्स को आप समझ लीजिए। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, यह तो हुई क्रस्ट, यह मेंटल, यह क्रोर। समझिए यहां पर है दोस्तों द्रव्यमान, यहां पर है आयतन, यहां पर है घनत्व। क्रस्ट जो होती है दोस्तों उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है दोस्तों 0.2%। ध्यान रखिएगा। आयतन जो होता है साथियों क्रस्ट का वो होता है 0.5%। घनत्व जो होता है वो 2.7 से 2.9। यहां टेबल को अब रट ही देना, यह सवाल एग्जामिनर का फेमस है साथियों, ध्यान रखिएगा। ये 2.7 से 2.9। मेंटल का सबसे ज्यादा दोस्तों जो होता है वो होता है द्रव्यमान व
आयतन। मेंटल का द्रव्यमान होता है दोस्तों 67.8% और आयतन जो होता है 83.5% और घनत्व है दोस्तों 5.5 से 10 तक हो जाता है। करोड़ जो होती है इसका दोस्तों द्रव्यमान होता है 32% और आयतन जो होता है 16% और दोस्तों घनत्व जो होता है वो 10 से 13 तक हो जाता है। अगला दोस्तों आप लगाए हाथों इसको समझ लीजिएगा। क्रस्ट जो होती है अवसादी चट्टानों वे ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनती है। और दोस्तों मेंटल जो होता है वो ध्यान रखना कौन कौन चट्टानों से, बेसाल्ट 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 चट्टानों और दोस्तों थेचिलाइट थेचिलाइट पेरिडोटाइट पेरिडोटाइट ड्यूनाइट चट्टानों से मिलकर बनता है। और क्रोड जो है दोस्तों इनमें भारी तत्व फेरिक ऑक्साइड, फेरस, निकिल ये तत्व है दोस्तों। फेरस जो लोहे का एक रूप है और निकिल ऐसे भारी चुंबकीय सिलिकेट तत्व होते हैं। क्रस्ट को सियाल कहते हैं, मेंटल को सीमा कहते हैं, क्रोड को दोस्तों डीफे के नाम से जाना जाता है। इस बॉक्स को आप याद रखिएगा। हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें एक और आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं दोस्तों। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट ध्यान रखिएगा, यहां से भी एग्जाम का फेवरेट सवाल है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट इसके बीच में ये जो है कोनार्ड असांतत्य है, असांतत्य या असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी जोन। कोनार्ड ऊपरी क्रस्ट, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट इनके बीच में कोनार्ड असांतत्य है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है दोस्तों मोह असांतत्य और निचली ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में है दोस्तों रेपिटी असांतत्य और निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में है दोस्तों उसे अपन कहते हैं विचर्ट गुटेनबर्ग असांतत्य, विचर्ट गुटेनबर्ग असांतत्य। और ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच में दोस्तों अंतरतम आंतरिक क्रोड इसे ही कहते हैं नीचे वाले को, इसके बीच में दोस्तों लेहमैन असांतत्य। इनको आप रट ही लेना दोस्तों, ध्यान रखना। निचली परपट्टी मेंटल और क्रोड के बारे में एग्जामिनर का सवाल ऐसा भी बन सकता है, ऊपरी मेंटल और परपट्टी के बीच में, इसको भी आप समझने का जरूर प्रयास करें। चलिए अब दोस्तों एक और एग्जामिनर का सवाल देखिए कहां पर बन रहा है, जहां पर एग्जामिनर की पसंद हो रही है हम वहीं पर प्रहार करेंगे। दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए, देखिए इस प्रकार का आपको चित्र मिल रहा है, ध्यान रखना 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वो ठोस पदार्थों से निर्मित होता है। इसको अपन लिथोस्फीयर कहेंगे, लिथोस्फीयर। अंग्रेजी वर्ड पर ज्यादा ध्यान दें, स्थल मंडल की संज्ञा देंगे दोस्तों, ध्यान रखें। दूसरा जो होता है 200 किलोमीटर तक की जो गति तक होता है उसको अपन कहेंगे दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं दोस्तों एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर ध्यान रखना, एस्थनोस्फीयर। तीसरा जो होता है दोस्तों ये इसको अपन कहते हैं 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो होता है इसको अपन संज्ञा देते हैं साथियों 2900 किलोमीटर गहराई तक, इसको अपन मध्य मंडल के नाम से जाता है, मध्य मंडल। बीजोस्फीयर, बीजोस्फीयर कहते हैं, बीजोस्फीयर सामान्य रूप में ध्यान रखें साथियों। और 5150 किलोमीटर तक का जो होता दायरा ऊपरी करोड़ वाला, इसको अपन पायरोस्फीयर के नाम से जाता है। यह द्रवित होता है दोस्तों, द्रवित होता है। किस आधार पर? एस तरंगों की अनुपस्थिति होती है। इसे मिश्रित मंडल के नाम से भी जाना जाता है, मिश्रित मंडल। पायरोस्फीयर का नाम आप जरूर याद रखें। अगला जो आंतरिक करोड़ जो होता है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से ठोस होता है क्योंकि आंतरिक दबाव ज्यादा होता है। भारी सिलिकेट पदार्थों के कारण जो है एक ठोस की भांति व्यवहार करती है। इस भाग का दोस्तों अधिकतम तापमान जो है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। घनत्व 11 से 13 जीसीएम क्यूब हो जाता है। इस मंडल को बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है, बेरी स्फीयर के नाम से। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बात करें दोस्तों तो अपन समझेंगे
एग्जामिनर का एक फेवरेट सवाल बना है साथियों की पेरिडोटाइट चट्टानें कहां पर मिलती है? मेंटल में। देखिए सबसे, अगर दोस्तों अपन बात करें ऊपरी क्रस्ट जो होती है दोस्तों, वहां पर आपको सर्वाधिक मिलेगी अवसादी चट्टानें या अवसाद, ध्यान रखिएगा अवसाद। उसके नीचे आपको मिलेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सियाल में सर्वाधिक यही होती है, ग्रेनाइट। दूसरी बात करूं दोस्तों अगर अपन, तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे आपको मिलेगी बेसाल्टीय चट्टानें। बेसाल्टीय चट्टानें जो ऊपरी मेंटल में मिलती है, और इसके नीचे आपको थेचिलाइट, ये मेंटल वाला पोर्शन है दोस्तों। यहां तक होता है दोस्तों सामान्य रूप में सियाल। इसके नीचे अपन बात करेंगे तो मेंटल हो जाएगा बेसाल्ट, थेचिलाइट, इसे अपन ड्यूराइट भी कह सकते हैं, डायोराइट, सॉरी डायोराइट होता है दोस्तों, ये ड्यूराइट नहीं, डायोराइट, डायोराइट, फिर ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ये चट्टानें जो सातों मुख्य रूप से कहां पर मिलेगी? आपको मेंटल में मिलेगी। अब अपन बात करें दोस्तों यहां पर नीचे वाला भाग जो है डीफे वाला, क्रोड वाला, वहां पर आपको मिलेगा साथियों अपन निकिल, फेरस के तत्व ज्यादा मिलेंगे, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे अपन बात करें तो एक और जो है वहां से आपका एग्जामिनर फेवरेट सवाल बना देता है दोस्तों, सियाल, सीमा जो डीप है उनकी विशेषता मैंने आपको बता दी। इनको अलग अलग वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक स्वेस जो है, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा दोस्तों, परतों को, वही सियाल, सीमा और डीफे, ये 3 भागों में बांटने का काम स्वेस ने किया था दोस्तों। विशेषता वही की वही रहेगी। अगली जो बात है दोस्तों उसको आप ध्यान रखना, दिल्ली ने दोस्तों 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी बात बताई? ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। सियाल को नाम दिया ऊपरी परत, सीमा को मध्यवर्ती परत और डीफे को निचली परत। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके आधार पर जेफरी साहब ने दोस्तों अलग बताई। मुख्य रूप से एक आर्थर होम्स जो है, उनका नाम आप जरूर याद रखें, आर्थर होम्स, कभी कभी एग्जामिनर का फेवरेट बन जाता है, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स, उन्होंने जब पहली बार क्लासिफिकेशन किया साथियों, तो 2 भागों में बांटा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। सबसे पहले उन्होंने बताया दोस्तों क्रस्ट, भूपर्पट्टी जो है उनको बताया, तो उन्होंने उनको 2 भागों में क्रस्ट और दूसरा बताया सब स्ट्रेटम, अध स्तर जिन्हें कहते हैं दोस्तों। ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के भाग को इसमें डाला क्रस्ट में, और नीचे वाला जो भाग है इन्होंने दिया दोस्तों सब स्ट्रेटम बताया। ध्यान रखिएगा, इन बातों को आप जरूर याद रखें। आर्थर होम्स ने दोस्तों कन्वेंशनल वेव थ्योरी दी, संवहनीय तरंगों का सिद्धांत दिया। एक दोस्तों आप इसको ध्यान रखें, तरंगें जो होती है उनकी गति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। भूकंपीय तरंगों को उनकी गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है साथियों। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गति होती है उनको पी व एस तरंग, सर्वाधिक गति, ध्यान रखना सर्वाधिक गति वाली तरंगें जो होती है वो पी और एस। उसके बाद में दोस्तों पी स्टार एंड एस स्टार, मध्य गति। और तीसरी जो है दोस्तों पीजी, ये ग्रेनाइट वाले चट्टानों में चलने का, इसको जी जोड़ा पीछे दोस्तों, पीजी और एसजी। ध्यान रखना, ये सबसे निम्न गति होती है, सबसे कम गति वाली होती है पीजी व एसजी। इनका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों, ध्यान रखना। सर्वाधिक से निम्न गति में पी और एस सर्वाधिक गतिशील होती है। इनमें सब में भी पी सर्वाधिक है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति करती है दोस्तों। उसके बाद में 4 से 5 किलोमीटर एस, उनके बाद में मध्यवर्ती पी स्टार और एन स्टार, पीजी और एसजी। इनके बारे में आप ध्यान रखें दोस्तों। एस तरंगें जो है साथियों ठोस में विचरण करती है, केवल दुर्बलता मंडल में नहीं चल पाती है। इसलिए अगर भूकंप जब आता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूकंप वाला क्षेत्र जो होता है दोस्तों, तो ध्यान रखें यह जो क्षेत्र होता है, एस तरंगें जो होती है इस प्रकार मुड़ जाती है,
तो ध्यान रखना इस क्षेत्र में जो है तरंगे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये दुर्बलता बड़ा वाला क्षेत्र होगा तो इस क्षेत्र में तरंगे नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ध्यान रखना 120 या 123 से लेकर के 143 डिग्री तक का जो क्षेत्र, यहां तक का जो क्षेत्र होता है वहां पर दोस्तों भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। यानी यहां इस क्षेत्र में भूकंप नहीं आ पाता। भूकंपीय छाया क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर भूकंप आने के बावजूद भी भूकंपीय तरंगें वहां नहीं पहुंच पाती है, वो 120 डिग्री से 143 डिग्री या 123 से 143 डिग्री वाला क्षेत्र होता है साथियों। इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो यह है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे ज्यादा दोस्तों अगर कोई पार्ट होगा तो मैं आपको और समझा दूंगा। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। और दोस्तों मुख्य कुछ फैक्ट होंगे तो आपके सामने और रख दिया जाएगा। कल अपन शुरुआत करेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की उत्पत्ति, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, वैगनर साहब का सिद्धांत क्या है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हो और वाकई में मेहनत पसंद आ रही हो दोस्तों, तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।